दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ वेव मोशन। और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, जो बेसिकली ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और उन कॉन्सेप्ट के ऊपर भी वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, पहले आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी आपको 250 हर्ट्ज गिवन है, इसको बुला देते हैं हम ए। तो ये बोलता है कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है एक अननोन ट्यूनिंग फॉर्क के साथ 8 बीट पर सेकेंड बीट बनाता है, ठीक है। और सिमिलरली यही अननोन ट्यूनिंग फॉर्क एक बी ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी है 270 हर्ट्ज, उसके साथ 12 बीट पर सेकेंड बनाता है। तो आपको बताना है इस अननोन ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम पहला जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में उसको एनालाइज करें तो उसके एनालिसिस पे पता चलेगा कि जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है वो ए ट्यूनिंग फॉर्क से 8 बीट पर सेकेंड बनाता है और ए का है फ्रीक्वेंसी इतना। और आपको पता है कि जो बेसिकली बीट बनता है वो बीट क्या होता है, n2 माइनस n1, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि 250 हर्ट्ज है इसका, तो अननोन का दो फ्रीक्वेंसी हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो 250 में 8 ऐड करिए, 258 हो सकता है, क्योंकि तभी इन दोनों का डिफरेंस 8 बीट पर सेकेंड आएगा। डन। सिमिलरली 250 में ऐड किया आपने, 250 में घटाने से भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को वापस से जब आप डिफरेंस करिएगा तो 8 बीट पर सेकेंड आएगा। तो यानी इस अननोन ट्यूनिंग फॉर्क के दो फ्रीक्वेंसी यहां से पता चला। अगेन इसी ट्यूनिंग फॉर्क का एक दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क बी जिसका फ्रीक्वेंसी 270 हर्ट्ज है, उससे वो बनाता है 12 बीट पर सेकेंड। तो अगेन इसके दो फ्रीक्वेंसी यहां से पॉसिबल है। एक तो 12 इसमें ऐड करिए तो 282 हर्ट्ज हो सकता है, एक 12 इसमें से सब्सट्रैक्ट करिए तो 258 हो सकता है। अब आप देखिए 258 यहां भी आ रहा है, 258 यहां भी आ रहा है। मतलब ये जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है ए से बेसिकली जब वो बीट बनाता है वो 8 बीट पर सेकेंड है और बी से बनाता है 12 बीट पर सेकेंड है। तो इस अननोन फ्रीक्वेंसी, इस अननोन ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ये जो कॉमन है यही हमारा आंसर है, 258 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करिए। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 300 हर्ट्ज, और जब हम एक अननोन ट्यूनिंग फॉर्क को इसके साथ बेसिकली रेजोनेट करते हैं तो जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी, जो बीट फ्रीक्वेंसी बनता है वो ऑब्टेन होता है 5 बीट पर सेकेंड। डन। तो देखिए ध्यान से, अच्छा 5 बीट पर सेकेंड हो रहा है तो इस अननोन ट्यूनिंग फॉर्क का दो हो सकता है फ्रीक्वेंसी, एक तो इसके साथ ऐड करिए और एक इसके साथ सब्सट्रैक्ट करिए, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। फिर आपको क्वेश्चन में बोला कि नाउ सम वैक्स इज अप्लाइड ऑन ए, यानी कि इस ए पे हम क्या करते हैं, कुछ वैक्स अप्लाई करते हैं। तो आपको पता है जब हम ट्यूनिंग फॉर्क में वैक्स करते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाता है। सिमिलरली जब ट्यूनिंग फॉर्क में वेनिंग करते हैं, फाइलिंग करते हैं या वेनिंग करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाता है। तो यहां अगर ए में वैक्स चढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगा। पहले कितना था 300, तो डिक्रीज करेगा, तो कितना डिक्रीज करेगा वो हमें नहीं पता, वो हम करवा के देखेंगे। मान लेते हैं 299 हर्ट्ज हो गया, तो 299 हर्ट्ज हो गया और वैक्सिंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना चाहिए, यानी बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना चाहिए। तो अब देखिए पहले जब 300 हर्ट्ज था तो इसका पॉसिबिलिटी था 305, 295। अब जब 299 हर्ट्ज किए क्योंकि वैक्सिंग किए थे, तो अब इसके साथ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 6 बीट पर सेकेंड, जो कि इंक्रीज हुआ है। पहले 5 था अब 6 हो गया, और 295 के साथ हो जाएगा 4 बीट पर सेकेंड, जो कि डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है तो यही फ्रीक्वेंसी, यही आंसर होगा, क्योंकि हमने वैक्स चढ़ाया है तो पहले जो बीट फ्रीक्वेंसी बन रहा था वो अब डिक्रीज करेगा। यहां तो बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया है, तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। हो गया कंप्लीट। चलिए डिस्कस करते हैं। बच्चों आंसर दीजिए। 158 3 बीट प्रोड्यूस कर रहा है तो बी की वैल्यू या तो 155 हर्ट्ज होगी या फिर 161 हर्ट्ज होगी। अब इसमें से एक आंसर डिसाइड करने के लिए उन्होंने क्या बोला, फाइलिंग कर दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, अगर बी को अपन ने फाइल कर दिया, इसका मतलब खींच दिया,
तो आंसर दीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी नहीं पता, बढ़ेगी ये जरूर पता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को सक्सेसिवली बढ़ाएंगे। और अगर हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइलिंग करने पे नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाती है, पहले कितनी थी 3, अब 3 से ज्यादा सुनाई देंगी, अगर ऐसा किसी ऑप्शन के साथ मैच करता हुआ मिल गया तो अपन वही अपना आंसर फिक्स कर देंगे कि ये सही है। आंसर दीजिए, 161 को फाइल कर दिया, घिस दिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़कर अगर 162 हो गई तो आंसर दीजिए इसके साथ गैप बढ़ गया तो बीट्स कितनी मिलेंगी 4। आंसर दीजिए, पहले कितनी थी अब कितनी है, क्या नंबर ऑफ बीट्स बढ़ रही है, क्या हमें क्वेश्चन नंबर ऑफ बीट बढ़ाने के लिए बोल रहा है? तो आंसर दीजिए, नंबर ऑफ बीट बढ़ती हुई नजर आई 161 हर्ट्ज के साथ, तो अपन ने अपना आंसर यहीं पर फिक्स कर दिया, मार्क कर दिया, खत्म। पर ये गलत है, ध्यान रखें, जब तक अपन दोनों ऑप्शंस के साथ चेकिंग नहीं कर लेते तब तक अपन एक आंसर को लॉक नहीं करेंगे। ऑब्जर्व कीजिए, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी दोनों ऑप्शन के साथ क्रॉस चेक किया था, तब आंसर फाइनल किया था। ऑब्जर्व कीजिए, बी को हमने घिस दिया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अपने को ये तो पता ही नहीं है ना कितनी बढ़ेगी, अपन तो प्रोबेबिलिटी सोचते हैं कि हाँ जिसके साथ अपने को नंबर ऑफ बीट्स मैच कर जाए वही आंसर अपन फिक्स कर देते हैं। आंसर दीजिए, 155 को फाइल करोगे तो ये भी तो बढ़ेगा। अरे बोलो, और कितना बढ़ेगा ये हमें नहीं पता है। अगर 155 को फाइल कर दें और ये बढ़ते हुए 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, अगर ये भी बढ़ते हुए 162 पर आ जाए तो आंसर तो क्या ये भी 4 बीट दे सकता है? तो बीट जो 3 थी वो इसके साथ भी क्या हो गई 4। क्या नंबर ऑफ बीट दोनों के साथ बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है? तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि ऐसे क्वेश्चंस अपन प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करते हैं कि जिसके साथ अपनी प्रोबेबिलिटी मैच कर जाए बस वही आंसर सही है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर है 155 एंड 161 बोथ। समझ आया सभी को? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए केवल एक ऑप्शन सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 4 बीट्स बन रही हैं तो कौन सा सही है, इसके लिए उन्होंने बोला कि इस पर वेक्स अप्लाई कीजिए। वेक्स अप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ बीट्स कितनी मिलनी चाहिए 6, जिसके साथ भी 6 बीट बनती हुई हमें नजर आ गई, हम लोग अपने आंसर को वहीं मार्क कर देंगे। आंसर दीजिए, 252 पे वेक्स लगाया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, कितनी कम होगी नहीं पता, तो सक्सेसिवली कम करते रहते हैं। आंसर दीजिए, सक्सेसिवली जब हमने कम किया तो जब ये 251 हुआ तो गैप बढ़कर कितना हो गया 5, जब ये 250 हुआ तो गैप बढ़कर कितना हो गया 6। आंसर दो, क्या हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 6 बीट बननी चाहिए? तो 6 बीट बनी किस ऑप्शन के साथ? 252 के साथ, जब हमने उस पर वैक्स लगा दिया तो आंसर आया हमारे पास 252 हर्ट्ज। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पर जैसा मैंने बोला कि एक ऑप्शन को हमें क्रॉस चेक करके खत्म नहीं करना है, दूसरे के साथ भी अपने को सॉल्व करना है। आंसर दीजिए, 260 पर वैक्स लगाया तो कितना वैक्स लगाया पता नहीं, और कितना कम होगा ये भी हम नहीं जानते, बट हम तो ये चेक करते हैं कि पॉसिबिलिटी मैच कर रही है कि नहीं। आंसर दो, 260 पे अगर वैक्स लगा दिया गया और ये भी कम होके अगर 250 पे आ जाए तो बताओ क्या इसके साथ भी 6 बीट पर सेकंड बन सकती है? और इसके साथ भी अगर 6 बीट बन सकती है तो अपने इस क्वेश्चन में भी दोनों आंसर पॉसिबल है, 252 एंड 260 बोथ। समझ आया सभी को? कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 12 रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि हमारे पास एक नॉन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी आपको 250 हर्ट्ज गिवन है। जब इसको बेसिकली साउंड करते हैं किसी अननोन फ्रीक्वेंसी से, अननोन ट्यूनिंग फॉर्क से, तो जो बीट पर सेकेंड मिलता है वो है 4 बीट पर सेकेंड। तो ये आपको क्वेश्चन में ऐसा गिवन है। तो अगर 4 बीट पर सेकेंड मिलता है इससे, तो इसके दो पॉसिबिलिटी है अननोन के, अननोन ट्यूनिंग फॉर्क के दो पॉसिबिलिटी हो गए। 4 इसमें ऐड करिए और 4 इसमें सब्सट्रैक्ट करिए, क्योंकि जब इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तब आपको 4 बीट पर सेकेंड ही आएगा। तो आपके पास अननोन ट्यूनिंग फॉर्क के दो फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में एक और लैंग्वेज बोला कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी है, जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है, इसको डबल करने से, यानी आपको क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है कि जो अननोन फ्रीक्वेंसी का सेकेंड हार्मोनिक है। क्या क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है कि अननोन फ्रीक्वेंसी का सेकेंड हार्मोनिक, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल किया है। सेकेंड हार्मोनिक मतलब फ्रीक्वेंसी डबल किया है। तो फ्रीक्वेंसी डबल करिए, 246 का डबल इतना, 254 का डबल इतना, डन। 246 का डबल इतना, 254 का डबल इतना, 2 टाइम्स किए, मतलब सेकेंड हार्मोनिक लेते हैं। और जब इसका हम एक किसी और ट्यूनिंग फॉर्क से जिसका फ्रीक्वेंसी 513 हर्ट्ज है उसके साथ साउंड करवाते हैं तो आपके पास मिलता है 5 बीट पर सेकेंड।
क्वेश्चन में आपको ऐसा लैंग्वेज गिवन है, तो बताइए 513 से जब इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा इन दोनों को तो किससे मिलेगा 5 बीट पर सेकेंड? इस वाले फ्रीक्वेंसी से। तो ये फ्रीक्वेंसी कहां से आया है? इस प्रोबेबिलिटी से आया है, यानी अननोन ट्यूनिंग फॉर्क के दो फ्रीक्वेंसी हो सकते थे, या तो ये या तो ये। इसके डबल करने से 513 से 5 बीट पर सेकेंड आता है, जो कि क्वेश्चन का लैंग्वेज है, यानी कि जो आपका अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी 254 हर्ट्ज होगा। तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन को रीड करिए वीडियो पॉज करके, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका नाम हम लिख देते हैं ए, इसका फ्रीक्वेंसी आपको n हर्ट्ज दे रखा है, और जब बोलता है कि ए को अननोन एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसको हम बी नाम से बोल रहे हैं इसके साथ साउंड करते हैं तो x बीट पर सेकेंड मिलता है। तो मैंने आपको सिखाया है कि अननोन के साथ साउंड करने से आपको x बीट पर सेकेंड मिलता है। तो इस अननोन के दो फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, एक तो n प्लस एक्स और एक n माइनस एक्स। तो ये अननोन जिसका नाम हमने बी रखा है उसके दो फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है, n माइनस एक्स, n प्लस एक्स। ये आपको क्वेश्चन में बोला। फिर आपको क्या बोला? फिर आपको बोला कि जो अननोन है ट्यूनिंग फॉर्क बी, उस पे हम वैक्सिंग चढ़ाते हैं। तो आपको बोला वैक्सिंग चढ़ाते हैं, तो वैक्सिंग चढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड डिक्रीज कर जाता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा अननोन का। तो आप तो क्या करिए, n और x के टर्म्स में आप कोई नंबर चूज करिए। मान लेते हैं हम नंबर चूज करते हैं कि जो नॉन ट्यूनिंग फॉर्क था उसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 200 हर्ट्ज, ठीक है। जो नॉन हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क था उसका फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, और x बीट पर सेकेंड के जगह पे मान लेते हैं 5 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है अननोन b के साथ में। तो b का क्या हो सकता है? एक तो इसके साथ ऐड करिए 200 प्लस 5 यानी 205 हो सकता है, एक तो सब्सट्रैक्ट करिए 195 हो सकता है। तो हमने नंबर चूज करके कर लिया। अब जब बी पे वैक्स चढ़ाएंगे तो आपको पता है वैक्सिंग चढ़ाने से क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज कर जाता है। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कितना कर सकता है? 205 से 204 कितना कर सकता है हमें नहीं पता, एक चांस ले रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। 204 आ गया, तो 204 जब आ गया तो अब जब ए के साथ साउंड करवाइएगा तो आपके पास देखिए ए का 200, इसका 4 यानी 4 बीट पर सेकेंड, और जब इसका 95 था 195, एक कम करने से 194 करने से इसके साथ हो गया 6 बीट पर सेकेंड। तो इनिशियली था 5 बीट पर सेकेंड, अब हो गया 6 बीट पर सेकेंड। ये प्रोबेबिलिटी में इनिशियली था 5, ये था 4, होना भी चाहिए क्योंकि वैक्स चढ़ाएंगे तो बीट पर सेकेंड कम होना चाहिए, तो कम होगा, यानी कि 204 किससे आया? 205 से। 205 किसका हम एग्जांपल ले रहे थे? n प्लस एक्स। तो आपको जो ये अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा n प्लस एक्स। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्वेश्चन को रीड करिए, देन आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो आपके पास वेव है जिसका वेवलेंथ है 2 मीटर और 2.02 मीटर, इनका वेलोसिटी सेम है, और जब ये सुपर इंपोज करते हैं तो 2 बीट पर सेकेंड बनाते हैं। ये क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज दे रखा है। तो आपको बोला है कि इन वेव का वेलोसिटी क्या होगा, सेम वेलोसिटी है पर वेलोसिटी क्या होगा। तो आपको पता है जो बीट का फॉर्मूला है, बीट बनाने का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही एक्चुअली बीट पर सेकेंड है, ठीक है। तो और देखिए v इक्वल टू एन लेमडा होता है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी के लिए लिख सकते हैं v अपॉन लेमडा। तो n1 के जगह पे लिख सकते हैं v अपॉन लेमडा 1, n2 के जगह पे v अपॉन लेमडा 2। अब देखिए लेमडा 1 लेमडा 2 आपको गिवन है, डेल्टा n का वैल्यू आपको गिवन है 2 बीट पर सेकेंड, तो यहां से आपके पास v आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। जब हम एक स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए ये आपके पास स्ट्रिंग है, तो इसमें जब हम एक वेव प्रोड्यूस करते हैं तो जब ये वेव दो ऐसे मीडियम है जिससे टकरा सकता है, एक तो जो मीडियम है वो रिजिड मीडियम होगा, रिजिड मीडियम की जगह पे वो आपको हाई डेंसिटी वाला मीडियम जैसा वर्ड भी यूज कर सकता है। आपको बोलेगा कि एक वेव प्रोपगेट कर रहा है हाई डेंसिटी मीडियम वाले से टकराया, मतलब आप समझिएगा कि रिजिड एंड से टकराया, या तो ये वेव फ्री एंड से टकरा सकता है,
तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेव के साथ क्या होगा जब ये वेव रिजिड एंड से टकराएगा। मान लीजिए वेव का इनिशियल इक्वेशन ये था a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, तो आपको पता है वेव टकराने से क्या होगा, वापस रिफ्लेक्ट होगा। चाहे रिजिड एंड की बात करिए चाहे फ्री एंड की बात करिए, तो जो फाइनली वेव का इक्वेशन आएगा उसमें ओमेगा टी प्लस के एक्स आना चाहिए। इतना तो समझ में आया, डन। अब देखिए जब रिजिड एंड से टकराता है वेव, तो वेव इनिशियली ऊपर था, देखिए टकराने के बाद वेव नीचे से गया, यानी वेव में जो फेज डिफरेंस आया है वो आया है पाई रेडियन। तो जो रिजिड एंड से फाइनल जो वेव का इक्वेशन आएगा उसमें हम प्लस पाई ऐड करेंगे। आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एक तो माइनस से प्लस किए हैं क्योंकि वेव टकराने से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और पाई का फेज डिफरेंस आया है रिजिड एंड से टकराने से, तो प्लस पाई किए हैं। अब आइए फ्री एंड में। फ्री एंड में भी पहले माइनस के जगह पे प्लस करेंगे क्योंकि वेव आएगा और वापस जाएगा, इसलिए माइनस के जगह पे प्लस करेंगे। पर फ्री एंड में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में वेव आता है फ्री एंड से टकराता है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन होता है वेव का। देखिए वेव का जो स्ट्रेच है वो देखिए, तो यहां जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री होता है। कब, जब फ्री एंड से टकराता है, तो यहां कोई पाई नहीं आता है। तो आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास एक वेव है जिसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्वेशन ध्यान से देखिए, अब बोल रहा है इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिजिड एंड। जैसे ही रिजिड एंड बोला, तो यहां पे माइनस की जगह पे प्लस करेंगे, ये समझ में आता है, और साथ में हम प्लस पाई ऐड कर देंगे, ये हमें समझ में आता है। आइए आगे पढ़ते हैं। इफ इट्स एम्पलीट्यूड बिकम्स 2/9 टाइम्स ऑफ इनिशियल, देन राइट इक्वेशन ऑफ बेसिकली रिफ्लेक्टेड वेव। तो पहले एम्पलीट्यूड इतना था, फिर आपको क्वेश्चन में बोला कि एम्पलीट्यूड जो रिफ्लेक्टेड वेव का है वो 2/9 टाइम्स ऑफ दिस हो गया। तो इनिशियल एम्पलीट्यूड इतना, फाइनल 2/9 टाइम्स ऑफ इतना, तो एम्पलीट्यूड फाइनल कितना हो गया, इतना। और आपको क्या करना है, सब चीज को सेम रखना है, माइनस के जगह पे प्लस कर दीजिए, साथ में पाई ऐड कर दीजिए, एम्पलीट्यूड का वैल्यू रखिए, आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है एक वेव जिसका इक्वेशन इतना है, tan sin AT plus BX इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम। हाँ, जैसे ही डेंसर मीडियम आया तो आप समझिएगा कि वेव जो है रिजिड एंड से टकरा करके वापस जा रहा है। डन। इफ 81% ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड, देन राइट द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। यानी 81% ऑफ एनर्जी मतलब इंटेंसिटी, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है, मतलब जो इंसिडेंट वेव है, जो आया वेव, उसका 80% इंटेंसिटी ही रिफ्लेक्ट हुआ। तो देखिए वेव का इक्वेशन ये था, फाइनल जो इंटेंसिटी हो गया वो 81% ऑफ इनिशियल हो गया। और आपको पता है इंटेंसिटी होता है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। मीडियम सेम है तो ये दोनों सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम है क्योंकि ओरिजिन सेम है, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो क्या इंटेंसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो 81/100। तो यहां से देखिए आपके पास ए फाइनल आ जाएगा, इसका जब हम रूट लेंगे 9 आ जाएगा। ए फाइनल कितना आ गया, 9। इनिशियल कितना था, 10। तो आप रिफ्लेक्टेड वेव क्या लिखेंगे, यहां प्लस था तो माइनस कर देंगे, साथ में प्लस पाई ऐड करेंगे। देखिए रिफ्लेक्टेड वेव ऐसा आ जाएगा, 9 एम्पलीट्यूड माइनस कर दिए, साथ में प्लस पाई ऐड कर दिए। इसको लिखने का एक और तरीका, ऐसे भी लिख सकते हैं, -9 sin AT plus AT minus BX। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव, जो वेव रुका हुआ है और रुके हुए में वो क्या कर रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ बना रहा है, क्रेस्ट और ट्रफ बना रहा है। वेव रुका हुआ है पर रुके हुए में वो क्रेस्ट और ट्रफ बना रहा है, तो ऐसे वेव को हम स्टेशनरी वेव बुलाते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा स्टेशनरी वेव का स्पीड बताइए, तो स्पीड 0, क्योंकि वेव रुका हुआ है, रुके हुए में वो क्रेस्ट और ट्रफ बना रहा है। डन। So when two identical progressive waves superimpose while moving in opposite direction, then stationary waves are formed। अब ध्यान से सुनिए, अब आप इसको देखिए, स्टेशनरी वेव जहां बनता है उसको देखिए। ये जो पॉइंट है जहां पे आपको एम्पलीट्यूड 0 दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां एम्पलीट्यूड 0 है, और यहां पे देखिए आपके पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, मतलब पार्टिकल मैक्सिमम ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो, मिनिमम हो, एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, ऐसे पॉइंट को हम नोड बनाते हैं, डायरेक्ट याद रखिएगा। और ऐसे पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, ऐसे पॉइंट को एंटी नोड बुलाते हैं। डन। सो पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम उसको एंटी नोड बुलाते हैं, पॉइंट वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम उसको नोड बुलाते हैं।
और याद रखिएगा एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4 और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। तो ये डिस्टेंस आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा।